हमें बार बार कहा जाता है कि कानून के सामने सभी भारतीय समान हैं, लेकिन यह कभी नहीं बताया गया कि कैसे कुछ कानून बहुसंख्यक समुदाय पर असमान रूप से लागू होते हैं और हिंदुओं के साथ भेदभाव का कारण बनते हैं। शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन का अधिकार एक ऐसा ही उदाहरण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है भारत का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ समुदाय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के माध्यम से भारत के बहुसंख्यक समुदाय को खोखला करने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो अविलंब आरंभ करते हैं। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है, सभी अल्पसंख्यकों चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हों, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। डॉक्टर के.एम. मुंशी द्वारा तैयार किए गए भारतीय संविधान के प्रारंभिक प्रारूप संस्करणों में सभी समुदायों के लिए स्पष्ट और समान शैक्षिक अधिकारों का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि जब इस खंड को संविधान सभा की अल्पसंख्यक उप समिति के पास भेजा गया तो जो सामने आया वह बहुत ही अलग संस्करण था। सभी अल्पसंख्यक चाहे वे किसी धर्म, समुदाय या भाषा के हों, किसी भी इकाई में अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और संचालित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जिसके बाद पहला सवाल निकलकर सामने यह आता है कि आखिर धार्मिक अल्पसंख्यक हैं कौन? भारतीय संविधान अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं करता है। वर्ष 1950 में धार्मिक अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम, ईसाई और पारसी थे। आज इसमें सिख, बौद्ध और जैन शामिल हैं। संविधान उस जनसंख्या प्रतिशत को निर्दिष्ट नहीं करता है जिसके आगे एक समुदाय अल्पसंख्यक होना बंद कर देता है। यह बेतुका है। इसका मतलब यह है कि 500 मिलियन पर भी मुसलमानों को अल्पसंख्यक ही माना जाएगा, क्योंकि उनकी आबादी हिंदुओं की तुलना में कम है। परिभाषा की इस कमी के कारण विचित्र स्थितियां उत्पन्न हुई है। पंजाब में सिखों की आबादी 50% से अधिक है, लेकिन अनुच्छेद 30 के प्रयोजनों के लिए उन्हें अल्पसंख्यक माना जाता है, क्योंकि अखिल भारतीय आधार पर उनकी आबादी हिंदुओं की तुलना में कम है। ठीक ऐसा ही पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के मुसलमानों या मेघालय एवं नागालैंड के ईसाइयों के लिए भी है। केरल शिक्षा विधेयक के फैसले के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1958 में यह बहुत स्पष्ट कर दिया था कि अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यकों को किसी भी तरह की संस्था खोलने और चलाने की अनुमति देता है। ऐसे संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले विषयों पर कोई सीमा नहीं है और एक विशेष धर्म या भाषा को पढ़ाया जा सकता है या नहीं पढ़ाया जा सकता है। ऐसे फैसले और संवैधानिक प्रावधान ही बच्चों के ब्रेन वॉश और राष्ट्र विरोधी पाठ्यक्रमों की जड़ बनते हैं। आप खुद सोचिए, क्या यह फैसला बहुसंख्यक समुदाय को नुकसान में नहीं डालता है? अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यकों को शिक्षा के मामले में विशेषाधिकार दिए। विशेष अधिकारों के होते हुए भी अल्पसंख्यक संस्थान उसी तरह पढ़ाते हैं और उन्हीं उपकरणों का उपयोग करके मूल्यांकन करते हैं। इस प्रावधान ने ईसाई और इस्लामी अल्पसंख्यकों को शिक्षा के क्षेत्र में अनुपातहीन लाभ दिया है। सबसे पहले उन्हें अंग्रेजों द्वारा स्थापित स्कूलों का प्रबंधन विरासत में मिला। दूसरा, उन्हें अनुच्छेद 30 के तहत स्वतंत्रता मिलती है। तीसरा, संविधान लिखने वालों ने बहुराष्ट्रीय चर्च आधारित संगठनों से बड़ी धनराशि की कल्पना नहीं की थी। उदाहरण के लिए वर्ष 1976 में डॉक्टर A.F. पिंटो द्वारा स्थापित रयान इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के आज भारत और विदेशों में करीब 130 से अधिक संस्थान हैं। एक वैश्विक चर्च नेटवर्क का हिस्सा होने के कारण ईसाई स्कूल विदेशी दान प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए तिरुनेलवेली डाइकोसन ट्रस्ट एसोसिएशन को वर्ष 2015-16 में 3.72 करोड़ रुपए और वारंगल कैथोलिक डायसिटीज को वर्ष 2016-17 में 2.89 करोड़ रुपए विदेशी फंड के रूप में मिले। क्या संविधान का मसौदा तैयार करने और इसकी व्याख्या करने वालों ने इसकी कल्पना की थी कि अनुच्छेद 30 का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय का एक बड़ा व्यवसाय स्थापित करने और स्कूलों की स्थापना के लिए बहुराष्ट्रीय चर्च संगठनों से विदेशी धन को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर 2019 के अपने आदेश में कहा था कि निजामाबाद के न्यू कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 200 में से 67, रायलसीमा कॉलेज ऑफ एजुकेशन कुर्नूल आदि में 136 में से 90 छात्रों को बैप्टिज्म सर्टिफिकेट के आधार पर भर्ती कराया गया था। इनमें से ज्यादातर मामलों में उम्मीदवारों ने प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की तारीख के बाद खुद को ईसाई घोषित कर दिया था। इन्फोसिस के पूर्व निदेशक टीवी मोहनदास पै ने इकोनॉमिक्स टाइम में लिखा था, 2 घरेलू नौकरानियों ने कहा कि जिस स्कूल में उनके बच्चे गए थे उन्होंने फीस बढ़ा दी थी और भुगतान करने में असमर्थता के कारण उनसे कहा गया कि वे परिवर्तित हो जाए तो इसे माफ कर दिया जाएगा।
ऐसे में ये प्रावधान लावण्य जैसे जघन्य मामलों को अंजाम देने का कारण भी बनते हैं। वहीं दूसरी ओर धीरे धीरे और लगातार हिंदुओं में संस्था निर्माण धीमा हो रहा है। संस्थानों के बिना हिंदू समाज सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। इसके अलावा अत्यधिक सरकारी नियंत्रण के कारण समुदाय हिंदू कहे जाने का विरोध करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि रामकृष्ण मिशन जैसी सम्मानित संस्था ने 1980 के दशक में अदालतों में याचिका दायर करते हुए कहा था कि वे हिंदू नहीं हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने रिकवरी ऑफ फेथ पृष्ठ 184 में लिखा है, जब भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है तो हम मानते हैं कि किसी एक धर्म को अधिमान्य दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। आज बहुसंख्यक समुदाय के धर्म को छोड़कर सभी को अधिमान्य दर्जा दिया जाता है। इसलिए अनुच्छेद 30 में तत्काल संशोधन किया जाना चाहिए और भारतीय समाज के सभी वर्गों को शैक्षणिक संस्थान चलाने के लिए समान अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। आइए आशा करते हैं कि निकट भविष्य में हमारे संविधान का अनुच्छेद 30(1) इस प्रकार पढ़ा जाएगा, सभी नागरिकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक अधिकारों की बात करने वालों को मुद्गल बनाम भारत संघ पैरा 35 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ना चाहिए, जिसमें कहा गया था जो लोग विभाजन के बाद भारत में रहना पसंद करते थे वे पूरी तरह से जानते थे कि भारतीय नेता 2 राष्ट्र या 3 राष्ट्र सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे और भारतीय गणराज्य में केवल एक राष्ट्र होना चाहिए और वह है भारतीय राष्ट्र। इसके अलावा कोई भी समुदाय धर्म के आधार पर एक अलग इकाई बने रहने का दावा नहीं कर सकता था। क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक समुदाय के साथ इस तरह का भेदभाव किया जाता है? क्या अनुच्छेद 30 का उद्देश्य अल्पसंख्यक संस्थानों को शैक्षिक साम्राज्य स्थापित करने और धर्मांतरण का समर्थन करने का बेलगाम अधिकार देना था? जब हिंदू स्कूलों को शिक्षा में इतनी कम स्वतंत्रता दी जाती है तो क्या शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी? क्या अनुच्छेद 30 ने भारत के बजाय भारत के बाहर भारतीय धर्मों का गंभीर अध्ययन नहीं किया है? भारतीय शैक्षिक क्षेत्र बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संस्थानों में विभाजित है। एक अत्यधिक नियंत्रण के अधीन है और दूसरा न्यूनतम सरकारी नियंत्रण के अधीन।